हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिकली इकोसोनोइड के बारे में। ठीक है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपका लिपिड क्या होता है। ठीक है ना, लिपिड से रिलेटेड हम सब कुछ देख चुके हैं। इसके बाद हमने बात की थी फैटी एसिड के बारे में। देन हम चले थे टीजी। ठीक है ना, टीजी एंड वैक्स हमने देखा था। टीजी एंड वैक्स में क्या क्या अंतर होता है वो भी हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, जो आपके मेम्ब्रेन लिपिड के कंपोनेंट थे लाइक फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड आपका स्टेरॉइड, वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम काफ़ी कुछ लिपिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। बट आज का जो ये टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम दो पाथवे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, दो प्रकार की सिग्नलिंग पढ़ेंगे जो कि आपकी इम्पोर्टेंट होती है। और इस सिग्नलिंग को हर कोई मतलब पढ़ के नहीं जाता। ठीक है ना, कोई कोई इसको पढ़ के जाता है, और जो इसको पढ़ के जाता है वो अच्छा स्कोर कर सकता है, क्योंकि आपका जो है इसमें से इकोसोनोइड्स में से या तो आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन आ जाए या फिर इसके स्टेटमेंट तो आते ही आते हैं। ठीक है ना, आज थोड़ा यहाँ पर लाइट वाइट की व्यवस्था सही नहीं है। ठीक है ना, और सारा में ऐसे ही पढ़ा है, तो आज मतलब आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा ये लेक्चर। ठीक है। कोई नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे आज इकोसोनोइड के बारे में कि इकोसोनोइड क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इको का मतलब होता है 20। इको का मतलब क्या होता है 20, यानी कि यहाँ पर 20 कार्बन की एक चैन पाई जाएगी। ठीक है ना, 20 कार्बन की एक फैटी एसिड चैन पाई जाने वाली है। ठीक है, तो बस आज का हमारा यही टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सामने। मुझे पता है कि एक एक टर्मिनोलॉजी जो है नई आने वाली है। ठीक है ना, न्यू टर्मिनोलॉजी आने वाली है, क्योंकि आपने इससे पहले इकोसोनोइड को नहीं पढ़ा होने का। आई कैन बैट, ठीक है ना, आपने नहीं पढ़ा होने का, तो आपके लिए जो है एक बार में तो ये समझ में आने वाला नहीं है। दूसरे बार में आपकी समझ में 25% आएगा। तीसरी बार में आपकी समझ में ये है जो है कम से कम 60 से 70% आने वाला है। नंबर 4 बार जब आप इस लेक्चर को रिपीट करके देखोगे तब ये लेक्चर आपकी समझ में आएगा। ठीक है ना, अगर नहीं यकीन आ रहा तो भाई चलो देखते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। तो देखो, इकोसोनोइड में आप अपना थोड़ा रिजोल्यूशन, केवल ये मैंने डाउनलोड किया था गूगल से। ठीक है ना, तो हम इस पूरे उसको देखने वाले हैं। इस पूरे के पूरे डायग्राम को देखेंगे कि ये इसका मतलब क्या होता है, कैसा होता है, कौन सी सिग्नलिंग कहाँ पर होती है, कितने टाइप की सिग्नलिंग होती है, क्या क्या इनके फंक्शन होने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम बहुत कुछ बेसिक समझेंगे। ठीक है ना, बहुत कुछ बेसिक समझने वाले हैं। तो बेसिक समझेंगे और वन करके हम जो है अपने टॉपिक पे पढ़ेंगे चलेंगे, और इस टॉपिक को हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है ना, इस टॉपिक को क्या करेंगे हम लास्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके इकोसोनोइड से कि इकोसोनोइड्स होता क्या है। तो इकोसोनोइड्स आर फैमिली ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ए शॉर्ट रेट मैसेंजर, यानी कि ये क्या है, शॉर्ट रेंज मैसेंजर की तरह काम करेगा। ठीक है ना, शॉर्ट रेंज मैसेंजर की तरह मतलब जब हम सिग्नलिंग पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे पैराक्राइन, ऑटोक्राइन। ठीक है ना, इस प्रकार की आपकी 5 प्रकार की सिग्नलिंग होती है। जो कि क्या काम होता है सिग्नलिंग में, सिग्नलिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, सिग्नल देना किसी चीज़ को। मान लो ये मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपकी ये कोई एक सेल है, एक सेल के पास, कोई सेल इसके पास में ही है, कोई सेल इससे दूर है, कोई सेल इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। ठीक है ना, और कोई सेल तो बिल्कुल ही एंड पे है। तो अगर ये वाली सेल अपने आप को ही सिग्नल दे, अपने आप को ही सिग्नल दे, तब इस प्रकार के सिग्नलिंग को हम कहेंगे ऑटोक्राइन। ठीक है ना, तब इस प्रकार के सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं, हम ऑटोक्राइन। बट अगर ये जो सेल अपने पास वाली सेल को सिग्नलिंग दे, तब इसको बोलेंगे हम पैराक्राइन। ठीक है ना, तब इसको क्या बोलेंगे, पैराक्राइन। बाकी का डिटेल में हम सेल सिग्नलिंग में पढ़ने वाले हैं कि और कौन कौन से आपके सिग्नलिंग होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, इकोसोनोइड जो होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग है, याद रख लेना। इकोसोनोइड आपकी कैसी टाइप की सिग्नलिंग है, इकोसोनोइड आपकी पैराक्राइन टाइप की सिग्नलिंग है। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका सिग्नलिंग होती है ना, जो सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रेंज के होते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट रेंज के ही सिग्नल होते हैं। ठीक है, तो इतना बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टू बायोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए।
ठीक है। इसके बाद देखो इट इंक्लूड प्रोस्टोनोइड्स एंड लिकोट्राइन्स। अब इकोसोनोइड्स में क्या होता है कि आपके इकोसोनोइड्स में वैसे तो काफ़ी कुछ आता है, बट यहाँ पर हम दो चीज़ इम्पोर्टेंटली पढ़ेंगे। एक आपकी प्रोस्टोनोइड्स है एंड दूसरा आपके लिकोट्राइन्स है। प्रोस्टोनोइड्स क्या होते हैं हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। लिकोट्राइन्स क्या होते हैं आगे देखने वाले हैं। बट यहाँ पर देखो प्रोस्टोनोइड्स को आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि आपको जो प्रोस्टोनोइड्स होते हैं उसके एग्जाम्पल प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्स, ठीक है ना। और जबकि लिकोट्राइन्स का लिकोसाइड्स वगैरह ये आते हैं। इसमें बात करेंगे हम आगे, अभी इतना करने की ज़रूरत नहीं है कैसे इनका नाम पड़ा, कहाँ से इनकी जो है ओरिजिन हुई, इनके फंक्शन क्या है, इनकी बायोसिंथेसिस कैसा होती है, ठीक है, इनके थेरापेटिक यूज क्या क्या है और किस प्रकार से हमारे शरीर में इनकी ज़रूरत पाई जाती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं। इसके बाद इट इज़ नोन एज इकोसोनोइड्स बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ओरिजिन फ्रॉम 20 कार्बन्स पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी कि जो आपका इकोसोनोइड्स होता है इसमें आपकी 20 कार्बन की एक चैन पाई जाती है, एक हाइड्रोकार्बन की चैन पाई जाती है, ठीक है ना। अब ये 20 कार्बन की जो आपकी चैन होती है ये कैसे होती है, पॉली अनसैचुरेटेड होती है। कैसे होती है, पॉली अनसैचुरेटेड। पॉली अनसैचुरेटेड है मतलब कि यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर पाया जाने वाला है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि कौन सा केमिकल है और आपका कितना डबल बॉन्ड पाया जाता है। एक्चुअली मेरी ना नाक में जो है मतलब इस प्रकार से मिट्टी मिट्टी खुजली टाइप की आ रही है ना, कि जो की है पूछो ना, जुकाम, मौसम चेंज हो रहा है जैसे कि आपको भी पता है, ठीक है। इसके बाद इट इज़ नॉन, ये स्टेटमेंट हम देख चुके थे कि जो आपका इकोसोनोइड्स होता है वो 20 कार्बन का मिलकर के बना हुआ होता है और कंडीशन कैसी रहती है उसकी, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कंडीशन होती है। इसके बाद इकोसोनोइड्स पर्टिकुलरली एराकिडोनोइक एसिड, जो आपका इकोसोनोइड्स का एग्जाम्पल होता है वो क्या है, एराकिडोनोइक एसिड होता है। तो बेसिकली हम क्या है कि हम एराकिडोनोइक को ही पढ़ने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो है एराकिडोनोइक को ही पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इसके आपके फंक्शन होने वाले हैं। इसके बाद इकोसोनोइड्स आर पोटेंट हार्मोन्स एंड एक्ट लोकली इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्ट इन ब्लड टू एक्ट ऑन सेल ऑफ अदर टिश्यू और ऑर्गन। यानी कि इकोसोनोइड्स आर पोटेंट हार्मोन्स। इकोसोनोइड्स क्या काम करते हैं, एक प्रकार का हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। ये कैसा काम करते हैं, हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। और हार्मोन्स क्या होता है, एक जगह से प्रोड्यूस होगा और प्रोड्यूस होने के बाद वो दूर जा कर के भी काम कर सकता है, पास जा कर के भी काम कर सकता है, और जहाँ से प्रोड्यूस हुआ है वो सेम वहाँ पर भी काम कर सकता है। ये होती है आपके हार्मोन्स की पहचान, ठीक है ना। और जो हार्मोन्स होते हैं वे बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना, वे कहाँ से सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। बट इकोसोनोइड्स ऐसा नहीं होता। इकोसोनोइड्स क्या होता है, ये मेनली आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल्स की हो सकती है एक्सेप्ट आपका जो इरेथ्रोसाइट्स होती है, यानी जो आरबीसी होती है, आरबीसी की सेल को छोड़कर, आरबीसी की सेल को छोड़कर, रेड ब्लड सेल को छोड़ करके ये किसी भी पीएम यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल वॉल से प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे इस बात को। इकोसोनोइड्स आर पोटेंट हार्मोन्स, ठीक है, हम देख चुके हैं। बट इकोसोनोइड्स क्या है, फिर भी एक हार्मोन्स की तरह काम करता है। देखो अब हार्मोन्स की क्या पहचान होती है कि हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जैसे कि आप पढ़ते हो यार हो। बट यहाँ पर जो इकोसोनोइड्स है ये तो आपका आरबीसी को छोड़कर बाकी जितनी प्रकार की आपकी सेल्स होती है, आपको पता होगा हमारे अंदर ऑलमोस्ट 220 प्रकार की सेल्स होती है, ठीक है ना, उन सभी से ये सीक्रेट होने वाला है, ठीक है ना। उन सभी से क्या होने वाला है, सीक्रेट होने वाला है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है आपके नॉर्मल हार्मोन से। एक्ट लोकली, और यहाँ पर लोकली काम करती है यानी कि पैराक्राइन की तरह काम करती है। कैसा कैसा सिग्नलिंग करेंगी, पैराक्राइन, ठीक है ना। ये अगर आप पहली बार नाम सुन रहे हो तो इसको याद कर लेना, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, जो कि हम सेल सिग्नलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है।
इंस्टिंग ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड टू एक्ट ऑन सेल ऑफ अदर टिश्यू और ऑर्गन्स। जबकि जो आपके रियल हार्मोन्स होते हैं, जो आपके अच्छे वाले मतलब जो नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं, वे क्या करते हैं कि वे ब्लड स्ट्रीम में बह करके एक जगह से दूसरी जगह पर काम करते हैं, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह, मान लो आपका कोई यह हार्मोन्स निकला आपके गले से निकला, ठीक है ना। आपके गले से, गले में कहाँ से निकलेगा आपका THS, T1, T4 यानी कि जो थायराइड के हार्मोन्स होते हैं वे निकले, ठीक है ना। और वे निकलने के बाद आपके कहाँ कहाँ पर काम करेंगे, तो वे आपके काम कर सकते हैं लीवर में, पैनक्रियाज में, ठीक है ना। आपके पूरे शरीर में काम कर सकते हैं, यानी गले से निकले और पेट में काम कर रहे हैं, या फिर आपके जो है आपके मस्तिष्क से कोई सा हार्मोन्स निकला जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल सकता है, ठीक है ना। वो जा करके आपके हार्ट पर काम कर सकता है, किडनी पर काम कर सकता है। यानी कि जो आपके नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं वे लॉन्ग डिस्टेंस वर्क करते हैं, ठीक है ना। कैसा काम करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वर्क जो है वे शो करते हैं। जबकि जो इकोसोनोइड्स होते हैं वे क्या होते हैं, वे पैराक्राइन जैसा काम करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप इस स्लाइड में अब आपको कुछ भी जो है यहाँ पर और समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते, तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया है जैसे कि जो इकोसोनोइड्स होता है, इकोसोनोइड्स को हम एराकिडोनोइक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इकोसोनोइड्स होता है इसको हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 होता है आपका प्रोस्टोनोइड्स एंड नंबर 2 होता है आपका लिकोट्राइन्स, ठीक है ना। यानी कि प्रोस्टोनोइड्स एंड लिकोट्राइन्स आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ इकोसोनोइड्स, ठीक है, formed by two distinct pathway, the cyclooxygenase pathway and lipoxygenase pathway। यानी कि जो आपका इकोसोनोइड्स होता है उसको दो मेजर पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है आपका प्रोस्टेनोइड्स एंड दूसरा होता है आपका लिकोट्राइन्स। और ये जो आपके जो पाथवे होते हैं इनके लिए दो आपके डिस्ट्रिक्ट पाथवे यानी कि अलग अलग पाथवे की जरूरत होती है। नंबर 1 पाथवे होता है आपका साइक्लोऑक्सीजनेज के थ्रू एंड नंबर 2 पाथवे होता है आपका लाइपो ऑक्सीजनेज के थ्रू, ठीक है ना। साइक्लोऑक्सीजनेज को हम शॉर्ट फॉर्म में कॉक्स के नाम से जानते हैं, याद रख लेना, इसको हम बोल सकते हैं कोक्स। एंड लिपोऑक्सीजनेज को हम बोल सकते हैं LOX यानी कि लॉक्स, ठीक है ना, यानी कि कॉक्स एंड लॉक्स। तो यहाँ पर प्रोस्टेनोइड्स विच इंक्लूड, जो आपके प्रोस्टेनोइड्स होते हैं उसके अंदर आपके चले आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड थ्रोम्बोजन्स, ठीक है ना, आर फॉर्म थ्रू द साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, ठीक है ना। यानी कि आपके जो आपके प्रोस्टोनोइड्स होते हैं वे साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे से मिलकर के बने हुए होते हैं। एंड साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को हम साइकिल पाथवे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, प्रोस्टोसाइक्लिन क्या होते हैं, थ्रोम्बोजन्स क्या होते हैं अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, बट आगे आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे आप लेक्चर देखते जाओगे तो आपको ये टर्मिनोलॉजी भी समझ में आती चली जाएगी कि किस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है। जबकि जो आपके ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स कम फ्रॉम द लिपोऑक्सीजनेज पाथवे, जिसको हम लीनियर पाथवे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो आपका फर्स्ट पाथवे होता है ये कंट्रोल होता है आपका कॉक्स के थ्रू, ठीक है ना। ये किससे कंट्रोल होगा, ये होगा आपका कॉक्स के थ्रू। एंड जो लिकोट्राइन होता है वो होगा आपका LOX के थ्रू कंट्रोल, ठीक है ना। एक प्रकार के ये दो एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि साइक्लोऑक्सीजनेज, ये क्या है, ये एक एंजाइम्स है, ठीक है ना, ये क्या है, एक एंजाइम्स है। इसी प्रकार से जो आपका लिपोऑक्सीजनेज है ये भी आपका क्या है, एक एंजाइम्स है, ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद रख लेना। अब इतनी बात समझ में आ गई, अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो देखो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन्स को समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है प्रोस्टाग्लैंडिन को समझने के लिए प्रोस्टेनोइक एसिड को समझना होगा। जैसे कि मैंने बताया है कि ये चाहे प्रोस्टेनोइक एसिड हो या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन हो, ये कहाँ से ड्राइव हुए हैं, ये आपके ड्राइव हुए हैं इकोसोनोइड से। एंड इकोसोनोइड से आपका क्या बनेगा, एराकिडोनोइक, ठीक है ना। एंड एराकिडोनोइक से आपका क्या बनने वाला है, तब जाकर के आपके प्रोस्टेनोइक एंड प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं,
जो कार्बन होते हैं वे टोटल कितने होते हैं, 20 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। टोटल कितने कार्बन होंगे, 20 कार्बन होंगे, चाहे आपका प्रोस्टासाइक्लिन हो, प्रोस्टाग्लाइकन हो, प्रोस्टाथ्रोम्बिन हो, ठीक है। तो यहाँ पर सब में आपके 20 कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये PgE2, PgE2 अल्फा, PgI2, TX है, ये सब चीज़ क्या है तो हम अभी आगे देखेंगे कि इनका क्या क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो मैं स्ट्रक्चर लेकर के आया हूँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर लाने का मतलब यही था कि एक तो आपको बताना था कि इन सब के अंदर जितने भी आपके प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, ठीक है ना, फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन को भी, क्योंकि हम काफ़ी सारे ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सब ग्रुप होते हैं उनके, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन ए, प्रोस्टाग्लैंडिन बी, प्रोस्टाग्लैंडिन सी एंड ई तक आपके, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन आई तक जो है आपके जो है हम सब डिवाइड कर सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन को। तो इसमें कॉमन बात ये होती है सभी में कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स में आपके 20 कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है ना। कॉमन पार्ट मतलब बात नंबर 1। दूसरी कॉमन बात क्या होती है कि चाहे कोई सा भी प्रोस्टाग्लैंडिन हो, सब में आपके 2 डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। कितने डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, 2 ही डबल बॉन्ड आपके पाए जाते हैं, चाहे कोई सा भी प्रोस्टाग्लैंडिन हो, ठीक है। तीसरी बात क्या कि देखो, अगर आप देख रहे होंगे पोजीशन नंबर 15, अगर आप कोई से भी प्रोस्टाग्लैंडिन पर चले जाओ, यानी कि यहाँ पर OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपकी इंपॉर्टेंट होती है प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है कि डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोस्टोनोइक एसिड, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन आपके कहाँ से ड्राइव हुए हैं, तो वो है आपके प्रोस्टोनोइक एसिड से, जो कि कैसी है, 20 कार्बन की फैटी एसिड चैन है, ठीक है ना। कुछ चैन आपकी इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। चैन कैसी होती है, इस प्रकार से होती है। एक पेंटासाइक्लिक इसमें जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। एक यहाँ पर क्या है, यानी कि स्टार्टिंग कह लो या फिर एंड कह लो इसको, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक पेंटासाइकिल चैन दिख रही होगी, जो कि सभी में सेम होती है। यहाँ पर भी पेंटासाइकिल की, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, किसी में 2 होती है, किसी में आपकी सिंगल भी हो सकती है। और देखो, यहाँ पर जो TXA है, इसको थ्रोम्बोजन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आगे मैंने बता रखा है, लिख रखा है कि किसको किस नाम से जानते हैं। जो आपका TXA2 है, इसको थ्रोम्बोजन्स के नाम से जानते हैं, जो कि प्लेटलेट बनाता है, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, आपको प्लेटलेट के एग्रीगेशन में हेल्प करता है। और यहाँ पर केवल और केवल आपको ऑक्सीजन जो है पेंटासाइक्लिन के साथ देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को याद थोड़ा सा रखने की कोशिश कर लेना। बाकी मैंने सब में आपको बता ही दिया है कि आपके डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन आर मोस्ट पोटेंट बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है ना, या फिर इकोसोनोइड्स है, वो एक प्रकार से हार्मोन्स की तरह काम करता है। जबकि ये ट्रू हार्मोन्स, जो आपके ट्रू हार्मोन्स होते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट, मतलब थोड़ा अलग होता है। किस प्रकार से कि साइट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कहाँ पर इसका निर्माण होता है, तो इसका निर्माण जो है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर इकोसोनोइड्स जिसको हमने बोला है, इसका निर्माण आपके ऑल टिश्यू में होता है, यानी कि सभी आपके जो है सेल्स में होता है, एक्सेप्ट इरेथ्रोसाइट्स, यानी कि RBC को छोड़ करके सभी जगह इसका निर्माण हो रहा है। इसके बाद इस पर जो आपका ट्रू हार्मोन्स होता है, वो केवल और केवल एंडोक्राइन ऑर्गन से ही सिक्रेट होता है। जैसे कि एंडोक्राइन हार्मोन्स आपके कौन कौन से होते हैं, तो आपका पैनक्रियाज होता है, थायराइड ग्लैंड्स हो सकती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सब आपके कैसे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। इसके बाद साइट ऑफ एक्शन, यानी कि कहाँ पर ये अपना वर्क या फिर अपनी मैकेनिज्म को परफॉर्म्स कर सकते हैं, तो याद रखना प्रोस्टाग्लैंडिन आपका पैराक्राइन इफेक्ट को शो करते हैं, यानी कि लोकल एक्शन करते हैं। जबकि जो आपके ट्रू हार्मोन्स करते हैं फार अवे फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जहाँ पर इनका फॉर्मेशन हुआ है उससे दूर जा करके ये अपना एक्ट करेंगे, यानी कि एक्शन शो करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद मेटाबॉलिज्म, नियर साइट ऑफ सिंथेसिस पे ही इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, जबकि यहाँ पर साइट डिस्टेंस फ्रॉम साइट ऑफ ओरिजिन पे आपकी जो है जो मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब एक बात वो याद रख लेना, जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है सबसे पहले इसको सीमेन सेल में डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन को कहाँ पर डिस्कवर किया गया था? सीमेन सेल में डिस्कवर किया गया था। बट इसके बाद फर्दर जब आगे अलग अलग प्रकार की डिस्कवरी हुई तो पता लगा कि जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन्स है ये आपका सभी सेल में बन रहा है, ठीक है ना, सभी सेल्स में बन रहा है। बट स्टार्टिंग में जो प्रोस्टाग्लैंडिन था आपका सीमेन, जो सीमेन होता है ना, सीमेन में क्या होता है, जैसे कि आपके स्पर्म, ठीक है ना। जैसे अगर मेल में बात करेंगे तो सीमेन में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है आपका, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर शुगर पाई जाती है, स्पर्म पाया जाता है और आपकी प्रोटीन पाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, ठीक है ना। जब आप से मतलब अगर पैथोलॉजी में अगर आपने कभी काम किया होगा तो वहाँ पर सीमेन टेस्ट के लिए आता है, जहाँ पर हम एक्टिव, सरगिल, डैड, ये सब चीज़ चेक करते हैं स्पर्म की, ठीक है ना, कि कितने स्पर्म आपके एक्टिव है, कितने स्पर्म आपके डैड हैं, कितने आपके इनएक्टिव हैं, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। तो वो खैर वो बात अलग है। ये मैं सोच रहा हूँ एक दिन को आपको पूरी पैथोलॉजी पढ़ा दूँ, ठीक है, कि कहाँ पर जैसे स्टूल का टेस्ट कैसा होता है, स्टूल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ब्लड में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कफ जो आपके मतलब बलगम होता है उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, या फिर आपका जो है अगर किसी वजह से यूरिन आ रहा है तो यूरिन में कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखेंगे कभी अगर आगे मौका मिला पैथोलॉजी पढ़ाने का तो पैथोलॉजी ज़रूर पढ़ाई जाएगी आपको। और जो पहले की टेक्निक्स थी, जो आपकी एडवांस टेक्निक है, सभी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर मौका मिलेगा तो चलो चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम एक पाथ पे कि किस प्रकार से हमको पढ़ना है ये इकोसोनोइड्स, ठीक है ना। इकोसोनोइड्स किस प्रकार से हमें पढ़ना है और किस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इकोसोनोइड्स आपको भी पता है, इकोसोनोइड्स में आपका अराकिडोनोइक आता है, ठीक है ना। इकोसोनोइड्स में क्या आता है? अराकिडोनोइक आता है, जिसको हम लेकर के चलेंगे। अब इस पे क्या होगा, दो प्रकार के एंजाइम्स काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अराकिडोनोइक पे आपके दो प्रकार के एंजाइम्स काम कर सकते हैं। या तो आपका काम करेगा कॉक्स, ठीक है ना, या तो आपका काम करेगा कॉक्स, जिसको हम साइक्लो ऑक्सीजनेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अगर कॉक्स ने काम करा अराकिडोनोइक पे तो यहाँ पर आपके प्रोस्टोनोइड्स बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होंगे, आपका प्रोस्टोनोइड्स बनेंगे। और ये प्रोस्टोनोइड्स आपके काफ़ी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन ए, प्रोस्टाग्लैंडिन बी, प्रोस्टाग्लैंडिन सी, प्रोस्टाग्लैंडिन डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ये सब आपके प्रोस्टाग्लैंडिन, जैसे कि आपने सुना भी होगा प्रोस्टाग्लैंडिन जी, प्रोस्टाग्लैंडिन एच, प्रोस्टाग्लैंडिन आई, ठीक है ना। तो ये सब नाम से जाने जाते हैं। अगर मैं इनको सही करके लिखूं तो हम कह सकते हैं PgA2, ठीक है ना, PgA2, ठीक है, PgA2, या फिर हम PgB कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो ये जो मैंने 2 लिखा है इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ और लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर PgI2, ठीक है ना, PgI2। तो अब इस 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो मैंने 2 लिखा है इसका मतलब क्या है कि देखो भाई प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, आई जो है स्पेसिफिक टाइप है, आई क्या है, स्पेसिफिक टाइप है। और जो 2 है यहाँ पर, जो 2 है वो बता रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने हैं। तो जो आपका प्रोस्टोनोइड्स होते हैं इसमें डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। इसमें डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और पीजीआई को हम दूसरे नाम से आपका प्रोस्टोसाइक्लिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, यानी कि पीजीआई को हम प्रोस्टासाइक्लिन के नाम से भी जानते हैं। अब मैंने बात की थी कि थ्रोम्बोजन्स, ठीक है ना, थ्रोम्बोजन्स को हम बोल सकते हैं TXA2, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम TXA2, यानी कि थ्रोम्बोजन A2, 2 क्या है इसमें, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको बड़े ही डिटेल में देखेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, प्रोस्टासाइक्लिन क्या होता है, थ्रोम्बोजन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोस्टोनोइड्स को किस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, हम बात करेंगे कि अराकिडोनोइक एसिड हमारा कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो वो सब हम देखने वाले हैं। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऊपर ऊपर से डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद अगर इस अराकिडोनोइक पे लाइपो ऑक्सीजनेज यानी कि लोक्स ने काम किया, ठीक है ना, अगर इस आपका अराकिडोनोइक पे लोक्स ने काम किया
तब यहाँ पर क्या बनने वाला है, तब यहाँ पर या तो ल्यूकोट्राइन्स बने या फिर आपका लिपोक्सीन बने, ठीक है ना। लिपोक्सीन भी बन सकता है, ठीक है। लाइपोजीन्स भी बोलते हैं इसको, लिपोक्सीन भी बोलते हैं, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहे वो प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक बात दिख रही होगी, अगर हम ल्यूकोट्राइन्स को क्लासीफाई करें फर्दर, यहाँ पर अगर क्लासीफाई करें तो हम इसको बोलते हैं LTA4, LTB, LTC4, LTD3, यहाँ पर 3 नहीं है भाई साहब, यहाँ पर 4 है, ठीक है ना, ये 4 है, LTD4। और इसी प्रकार से आपका लिपोसिन को जब हम जो है क्लासीफाई करते हैं तो इसको बोल सकते हैं हम LXA4, LXB4, ठीक है ना। लिकोट्राइन से है आपका LT, और A जो है A इसका टाइप है, एंड यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, याद रख लेना 4 जो लिखा हुआ है यहाँ पर 4 बताता है कि यहाँ पर बॉन्ड कितने बनना है, ठीक है ना। 4 हमें बताता है यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने हैं, तो डबल बॉन्ड की संख्या चाहे लिकोट्राइन हो, लिपोक्सीन हो, यहाँ पर कितनी होने वाली है, 4 होने वाली है, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ेंगे हम लिपोक्सीन का क्या मतलब होता है, लिपोट्राइन का क्या मतलब होता है, तो इस चीज़ों को हम बड़े ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली यही चीज़ अपने आगे पढ़ने वाले हैं कि हमारा प्रोस्टोग्लैंडिन क्या है, प्रोस्टोसाइक्लिन क्या है, थ्रोम्बोजन्स क्या है, आपके लिकोट्राइन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, लिपोक्सीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से पाथवे होते हैं, इवन कौन कौन से इनहिबिटर होते हैं, क्यों इनहिबिटर दिए जाते हैं, अराकिडोनिक एसिड है क्या वास्तव में, इकोसोनोइड्स क्या होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब तक हमने देखा कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है, हमने को पढ़ना क्या है, ठीक है। तो भैया अब बांध दो अपनी पेठी, अब करते हैं हम लेक्चर को स्टार्ट। जी हाँ, ये अभी तक आपके लिए एक प्रकार से इंट्रो लेक्चर था, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हम इतना डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे कि हम लिपिड के पूरे आपके 20-25 लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना, सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। नहीं, लिपिड में हम उतना पढ़ेंगे जितना आपका CSIR के लिए एंड गेट के लिए इसेंशियल है, ठीक है ना। हम केवल उतना ही पढ़ने वाले हैं, इस इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है आपका, इसलिए मैं इसको डिटेल में यहाँ पर पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हमारा क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे कि जो हमारा अराकिडोनिक एसिड है, अराकिडोनिक एसिड कहाँ से आता है, ठीक है ना, जो हमारा लिपिड है अराकिडोनिक एसिड, ये कहाँ से आता है। तो कभी कभी क्या होता है, याद रख लेना, अराकिडोनिक एसिड हमारे शरीर में नहीं बन पाता, ठीक है ना, हमारे शरीर में नहीं बन पाता, तो हम इसको भी एज ए इसेंशियल आपका लिपिड मान के चलते हैं कि अराकिडोनिक भी आपका इसेंशियल लिपिड है, बट इन सम केसेस, आपके सभी केसेस में नहीं होता। अराकिडोनिक आपके मोस्टली हर मतलब नॉर्मली बन जाता है, ठीक है ना, बन जाता है, बट कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि एज ए इसेंशियल की तरह काम करने लगता है, या फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, ये आपका ये जो आपका जो अराकिडोनिक एसिड है ये बनना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ये 2 जगह से आपका बन सकता है, ठीक है ना। आपके शरीर में मान लो अराकिडोनिक बन रहा है, ठीक है ना, बन रहा है, अब ये आपके शरीर में 2 जगह से बन सकता है। पहला होता है कि मेम्ब्रेन से बने, ठीक है ना, जो आपका मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक्सेप्ट इरेथ्रोसाइट, यानी कि RBC की मेम्ब्रेन को छोड़ करके, जो मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड पाया जाता है, स्पेशली लेसिथिन को हम क्या बोलते हैं, अगर आपकी याद हो तो फास्फोटिडाइल कोलिन के नाम से जाना जाता है लेसिथिन को, ठीक है ना। तो लेसिथिन को हम किस नाम से जानते हैं, फास्फोटिडाइल कोलिन। तो मैंने कहा था कि आपको जो है याद होने चाहिए, बट अगर आपकी याद नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका फास्फोटिडाइल कोलिन था, उस पे काम किया एक लिपिड ने, उस पे काम किया एक एंजाइम ने, जिसका नाम था फास्फोलाइपेज ए, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था, फास्फोलाइपेज ए। अब ये फास्फोलाइपेज भी तो आपका स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं से एक्टिव हुआ होगा, तो इसको एक्टिव करने के लिए आपका कौन कौन से कीमोट्राइन आए, कीमोकाइंस भी बोल सकते हैं इसको। अब ये कीमोकाइंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो इम्यूनोलॉजी में बात करेंगे। अभी एक प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हो कि एज ए मैसेंजर है, ठीक है ना, मैसेज आया इस फास्फोलाइपेज ए को एक्टिव करने के लिए, उसमें आपके एपिनेफ्रिन, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर लेता हूँ, एपिनेफ्रिन
एपिनेफ्रीन, ठीक है ना। इसके बाद ब्रेडिकाइंस, एपिनेफ्रीन एंड आपका फिर इसके बाद आ जाता है ब्रेडिकाइंस, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ब्रेडिकाइंस ब्रेडिकाइंस एंड थ्रोम्बिन, और आपका क्या जाता है थ्रोम्बिन। तो मतलब ये 3 प्रकार के आपके साइटोकाइंस होते हैं जो कि इस फास्फोलाइपेज A2 को जो है आपका एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर नाम याद रखना चाहोगे तो नाम याद रख लेना, बट अगर नाम याद नहीं रखना चाहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो आपका स्टार्टिंग में क्या था, पीएम थी यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, जहाँ पर आपका फास्फोलिपिड पाया जाता है। फास्फोलिपिड में भी कौन सा लिपिड, लेसिथिन, और लेसिथिन को हम क्या बोलते हैं, फास्फोटिडाइल कोलिन। यहाँ पर एक एंजाइम्स ने काम किया जिसका नाम था फास्फोलाइपेज A2, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था फास्फोलाइपेज A2, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो है डायरेक्ट फिर बन जाता है आपका अराकिडोनिक एसिड एंड लाइसोफास्फोलिपिड, यानी कि जब आपका जो है फास्फोलाइपेज A2 इस लेसिथिन पर काम करता है तो यहाँ पर जो फास्फोलिपिड्स होती है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। एक भाग बना लेती है आपका लाइसोफास्फोलिपिड एंड दूसरा भाग बना लेती है आपका अराकिडोनिक एसिड, ठीक है ना, अराकिडोनिक एसिड। तो ये था आपका पहला पाथवे जहाँ से आपका अराकिडोनिक बनता है। दूसरा पाथवे होता है आपका कि एक और आपका जो है मैसेंजर पाया जाता है, इसको एज ए मैसेंजर की तरह यूज करते हैं, फास्फोटिडाइल इनिसिटोल, ठीक है ना। फास्फोटिडाइल इनिसिटोल आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, इसके बारे में। अब यहाँ से क्या काम होता है कि इस फास्फोटिडाइल इनिसिटोल पर एक एंजाइम्स काम करता है, जिसको बोलते हैं फास्फोलाइपेज सी, ठीक है ना, जिसको क्या बोलेंगे फास्फोलाइपेज सी। अब यहाँ से ये है फास्फोटिडाइल इनिसिटोल से डायरेक्ट जो आपका अराकिडोनिक में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट क्या होगा, अराकिडोनिक में चेंज हो जाएगा जहाँ पर जो आपका एंजाइम्स कौन सा वर्क कर रहा है, वो कर रहा है फास्फोलाइपेज सी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब इस अराकिडोनिक पे 2 प्रकार के एंजाइम्स काम कर सकते हैं, या तो काम करेगा आपका कोक्स, या तो काम करेगा कौन सा कोक्स एंजाइम्स, या फिर आपका काम करेगा लोक्स एंजाइम, ठीक है ना, या तो कोक्स या फिर आपका लोक्स। अगर लोक्स बना तो यहाँ पर लिकोट्राइंस एंड लिपोक्सिन मिलेगा, और अगर इस एराकिडोनिक पे अगर आपके कोक्स ने काम करा तो कोक्स के थ्रू आपको प्रोस्टाग्लैंडिन G2 मिलने वाला है, जिसको हम PGG2 के नाम से जानते हैं। एंड पीके जो आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 पर फिर आपका कोई ना कोई सा एंजाइम्स काम करेगा, ठीक है ना, एंजाइम्स काम करेगा। एंड ये जो एंजाइम्स काम करेगा इसके थ्रू ये चेंज हो जाएगा आपका PGH2 में, ठीक है ना, PGH2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इस वाले रीजन को, ठीक है ना, यानी कि जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है ये किस प्रकार से आपका फंक्शनल होता है, इसको देख लेते हैं पहले, फिर देखेंगे लिकोट्राइन एंड लिपोक्सिन को, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लाइसोफास्फोलिपिड को हमें पढ़ना नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि ये फर्दर जो है डिग्रेड हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म में चला जाता है, तो इसका कोई भी रोल नहीं होता, जिसकी वजह से हमें ये देखने को नहीं मिल पाता, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर के डिटेल में क्या होने वाला है हमारा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में जैसे कि देखो आपको पता था कि फास्ट आपका क्या है कि आपके एक मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन कौन सी थी आपकी, मेम्ब्रेन थी आपकी लेसिथिन की, मेम्ब्रेन कैसी थी आपकी लेसिथिन की मेम्ब्रेन थी, जहाँ से हमारा अराकिडोनिक एसिड बन रहा था। यानी कि हमने यहाँ पर नंबर 1 आपका जो है जहाँ से अराकिडोनिक का फॉर्मेशन हो रहा था वो ले लिया। अब ये लेसिथिन के ऊपर एक एंजाइम्स ने वर्क किया, एंजाइम्स का नाम क्या था फास्फोलाइपेज A2, ठीक है ना, फास्फोलाइपेज A2। अगर आपको पूरा नाम देखना है तो आप नाम पीछे देख सकते हो। जब यहाँ पर फास्फोलाइपेज A2 ने काम किया तो यहाँ पर आपके 2 कॉन्स्टिट्यूट बनेंगे, ठीक है ना, एक बनेगा एराकिडोनिक जिसकी हमें ज़रूरत होती है, एंड एक बनता है आपका लिपोफास्फेट, ठीक है ना, लिपोफास्फेट, जो कि फर्दर मेटाबॉलिज्म के लिए चला जाता है, जिसका हमें कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हमारा अराकिडोनिक एसिड, तो जिसे हम पढ़ने वाले हैं। अब इस अराकिडोनिक पे आपके 2 एंजाइम्स काम करेंगे, ठीक है ना, या तो हो सकता है लाइपोऑक्सीजनेज हो या फिर हो सकता है साइक्लोऑक्सीजनेज हो।
अगर लाइपोक्सिजनेज हुआ तो यहाँ पर लिकोट्रांस बनेंगे, लिपोक्जीन बनेंगे, ठीक है ना, जिसको हम आगे देखेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं अगर साइक्लोऑक्सीजनेज ने काम किया तो क्या होने वाला है। अब देख लो, मैंने आपको बताया कि आपका जो साइक्लोऑक्सीजनेज है, जिनेज है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, कोक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो कोक्स होता है आपका, कोक्स को भी जो आपका साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स होता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। दो प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, कोक्स 1 एंड कोक्स 2, ठीक है ना। कोक्स 1 एंड आपका कोक्स 2 एंजाइम्स होता है, ठीक है ना, जिसको हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आपका अराकिडोनिक एसिड से आपका पीजी यानी प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बनता है, ठीक है ना, PGG2 बनता है, तो यहाँ पर आपका काम कौन करेगा, कोक्स 1 काम करेगा, ठीक है ना। कौन काम करेगा, कोक्स 1 काम करेगा आपके पहले वाले पॉइंट में, और यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी O2 यानी कि ऑक्सीजन की, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जरूरत पड़ने वाली है ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन आपका यहाँ पर ऐड होगा इस रिएक्शन के अंदर। इसके बाद PgG2 में, PgG2 से जब ये आपका PgH2 में जाएगा, ठीक है ना, PgH2 में जाएगा, मैंने आपको बता रखा है कि फर्दर देखो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना ये, अब इसको ही सब डिवीजन में हमें कैटेगराइज करना है यानी कि डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब PgGH2 में जाएगा तो यहाँ पर एक एंजाइम्स जो काम करेगा वो करेगा कोक्स 2 नाम का एंजाइम्स, ठीक है ना, कोक्स 2 नाम का एंजाइम काम करेगा। और यहाँ पर जो आपका एक और एंजाइम्स काम आता है जिसको बोलते हैं हम परऑक्सीडेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, परऑक्सीडेज, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ PEROXIDASE, ठीक है ना, DASE, ठीक है। तो ये परऑक्सीडेज नाम का जो आपका एंजाइम्स काम करेगा, ठीक है। अब इस PgH2 से PgH2 पर फर्दर आपके काफ़ी सारे एंजाइम्स काम कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 अगर आपका PGI सिंथेज काम कर सकता है, आइसोमरेज काम कर सकता है, या फिर आइसोमरेज दूसरा काम कर सकता है, एंड आपका TXA सिंथेज काम कर सकता है, कहाँ पर, PgH2 में। भाई साहब इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी इसको स्किप कर देता क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इसलिए इसको याद कर लो, रिवाइज कर लो, रिवीजन कर लो इसका, ठीक है ना। अब यहाँ पर PGI को हम प्रोस्टासाइक्लिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। PGI को हम प्रोस्टासाइक्लिन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि देखो PGI सिंथेज क्या करेगा, PGI2 बनाएगा। PG का मतलब मैं बता चुका हूँ, प्रोस्टाग्लैंडिन I सब टाइप है, 2 क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसको हम प्रोस्टासाइक्लिन के नाम से जानते हैं, यानी PGI2 को हम क्या बोल देंगे, प्रोस्टासाइक्लिन के नाम से जानेंगे। और स्पेसिफिकली ये आपका एंडोथेलियम सेल्स में बनता है, ठीक है ना। ये आपका एंडोथेलियम सेल्स में बनता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा अगर एंजाइम्स जिसको हम आइसोमरेज बोलेंगे, आइसोमरेज क्या काम करेगा, आपका PGD2 बनाएगा, कि ये क्या काम करेगा, PGD2 बनाएगा, जो कि आपका कहाँ पर काम करने वाला है, मस्ट सेल में, जो आपकी मस्ट सेल होती है वहाँ पर काम करने वाला हो। आई होप आपको थोड़ी बहुत सेल की जानकारी हो, जैसे कि मस्ट सेल क्या होती है, एंडोथेलियम सेल क्या होती है, एक्सोथेलियम क्या होती है, WBC क्या होती है, RBC क्या होती है, प्लेटलेट क्या होती है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको पता हो, आई हो, ठीक है। अगर नहीं पता तो इम्यूनोलॉजी में हम बात ही करेंगे, सबके सब सेल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, सबके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो हम इम्यूनोलॉजी में बात करेंगे, कोई इतनी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मैं यहीं पर बता देता हूँ मस्ट सेल क्या होती है आपकी, जो मस्ट सेल होती है ये एक प्रकार की इम्यूनो सेल होती है, ठीक है ना। क्या होती है, इम्यूनो सेल होती है। तो आइसोमरेज, पहले आइसोमरेज ने आपका PGD2 बनाया, और अगर अगर आइसोमरेज दोबारा काम करेगा तो यहाँ पर PGE2 बनेगा, ठीक है ना, PGE2 बनेगा। और ये PGE2 से बाद में एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है रिडक्टेज, ठीक है ना। इस एंजाइम्स का नाम क्या होता है, यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, REDADASE, ठीक है ना। यहाँ पर एंजाइम्स का नाम क्या है, रिडक्टेज, ठीक है।
अब यहाँ पर PGE2 के ऊपर रिडक्टेज नाम का एंजाइम्स काम करेगा, जिसके कारण ये PGF2 अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात याद रखनी है। अब देखो ये PGD2 भी आपका जो है E2 में कन्वर्ट हो सकता है, PGE2 भी डायरेक्ट क्या हो सकता है, E2 में कन्वर्ट हो सकता है, इस बात को याद रखना है। अब यहाँ पर PGD2 हो, PGE2 हो या फिर आपका PGF2 हो, यानी कि ये तीनों जो हैं एक एंजाइम्स बनाते हैं, एक एंजाइम्स को जो है स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होता है एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है ना। इस एंजाइम्स को जो है एक्टिवेट करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेज। और ये एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, ये एटीपी से साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है ना। यानी कि साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करवाता है। और ये साइक्लिक एएमपी में फिर आपका अगर साइक्लिक एएमपी एक बार बन गया तो आपका फर्दर काफ़ी सारे रिएक्शन में एज ए मैसेंजर की तरह काम करता है, ठीक है ना। इस साइक्लिक एएमपी को सेल सिग्नलिंग में हम भर भर के जो है यूज करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर नहीं पूछना कि साइक्लिक एएमपी किस प्रकार से आपका फॉर्मेशन हो रहा है, साइक्लिक एएमपी का। साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो हो रहा है आपका एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम के थ्रू, क्योंकि ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम्स जो है एटीपी से साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। और ये एडिनाइल साइक्लेज कहाँ से बन रहा है, ये बन रहा है आपका PGD2, PGE2, PGF2 अल्फा, और ये तीनों कहाँ से बन रहे हैं, आइसोमरेज एंजाइम से। और ये ऑटोमेटिकली अगर मैं कहूँ कि इन सब की नींव क्या है, तो इनकी सबकी नींव आपकी कहाँ से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही ये आपका जो है एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या होता है कि अगर इस PGH2 पे एक एंजाइम्स ने काम किया जिसका नाम है TXA सिंथेज, यानी कि TXA सिंथेज ने काम किया, तो यहाँ पर ये जो है थ्रोम्बोजन्स को बनाने वाला है, ठीक है ना। ये किसको बनाने वाला है, थ्रोम्बोजन्स A2 को बनाने वाला है। और थ्रोम्बोजन A2 को हम प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स के फंक्शन आपको पता हो कि रुधिर का थक्का बनाने में, यानी कि ब्लड कोगुलेशन में काम करता है। लोकी के आकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एक लंबी आकार की जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं माइक्रोस्कोप में जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखते हो तो कुछ इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर नज़र आती है, ठीक है ना। जो प्लेटलेट्स होती है रुधिर का थक्का बनाने में हेल्प करती है। जब आपको कभी भी डेंगू या फिर वायरल डिजीज हो जाती है तो सबसे पहले ये प्लेटलेट जाती है। डेंगू में तो बहुत ही जल्दी से आपके रिड्यूस होती है, तो क्या होता है, खून आपका पतला हो जाता है। खून पतला हो जाता है यानी कि आपका जो है जितना भी आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाता है, जिसके कारण शरीर में जो है एनर्जी की कमी हो जाती है और पेशेंट जो है लीथल स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है ना। डेंगू आपने सुना होगा, जो डेंगू होता है वो आपका मॉस्किटो से होता है। मॉस्किटो क्या काम करता है, वाहक की तरह काम करता है, जो कि एक वायरस को जो है इधर से उधर ट्रांसफ़र करता है। उस वायरस जो आपका वायरस का नाम आई थिंक जो मॉस्किटो होता है वो होता है एडीज मॉस्किटो, ठीक है ना। आई थिंक जो मतलब मेरी याद आ रहा है, क्योंकि प्लाज्मोडियम बाइवैक्स जो होता है वो मलेरिया के लिए होता है और उसके लिए जो है एनाफ्लेज नाम का मॉस्किटो होता है। और डेंगू के लिए एडीज होता है, ठीक है ना। क्यूलेक्स मच्छर भी होता है एक। तो अलग अलग प्रकार के मॉस्किटो होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार की बीमारी फैलाते हैं, बट अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं वो। तो हमें केवल ये याद रखना है कि थ्रोम्बोजन्स A2 से आपका प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। अब देखो PGI2 ये काम क्या करता है, जो आपका प्रोस्टोसाइक्लिन होता है इसका मेनली फंक्शन क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्रोस्टासाइक्लिन के आपसे जो है कभी कभी फंक्शन पूछ लिए जाते हैं। तो प्रोस्टासाइक्लिन जो होता है आपका वैस्कुलर एंडोथेलियम में आपका जो है काम करता है, ठीक है ना। वैस्कुलर एंडोथेलियम क्या होती है, जो आपकी एंडोथेलियम सेल्स होती है उनमें काम करता है। वैसोडाइलेशन का काम करता है। वैसोडाइलेशन मतलब जिन जिन भी जैसे आपका ब्लड का फ्लो होता है, तो जिन वेन या फिर आपका जो है कैपिलरीज में आपका जो है ब्लड का वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ट्रांसफर होता है,
तो उस नली को, उस जो आपकी नलकी है उसको क्या करते हैं, उसको चौड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, यानी कि उसको फैला देते हैं, एक प्रकार से वैसोडाइलेशन कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो रुधिर होता है वो बहुत ही आसानी से ईजिली बह सकता है बिना किसी कंप्रेशन के, बिना किसी दबाव के, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर देखो ब्लड आपका सही से बह रहा है, उसको जगह ज़्यादा मिल रही है, जिस वेन या फिर कैपिलरी में वो बह रहा है उसमें अगर जगह ज़्यादा मिल रही है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर लो होगा, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर क्या होगा, लो होगा, क्योंकि मान लो आपका जो ब्लड है अब उसमें काफ़ी सारी जगह है, तो ब्लड प्रेशर अब आपका काफ़ी आराम आराम से भी जाएगा, तो जिसके कारण आपका क्या होगा, बीपी लो हो जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाएगा। और जो आपका प्रोस्टासाइक्लिन होता है ये इनहिबिशन करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, यानी कि एंटागोनिस्टिक होता है TXA के, ठीक है। TXA के जो है एंटागोनिस्टली होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यानी कि प्लेटलेट बनने को रोकता है। जबकि इसके बाद अगर हम TXA का जो है इम्पोर्टेंट फंक्शन देखें, तो इसके जो फंक्शन आपके वैसो कंस्ट्रक्शन में, वैसो कंस्ट्रक्शन मतलब जिन आपकी कैपिलरी या फिर आपकी वेन में जो ब्लड बह रहा है वहाँ पर क्या करेंगे, उस जो आपकी ट्यूब है, वो जो नली है उसको ये कंस्ट्रक्ट कर देंगे, यानी कि आपका जो है सिकोड़ देंगे, सिकुड़ापन आ जाएगा। जब वो सिकुड़ापन आ जाएगा यानी कि आपकी जो अब नली है, जहाँ से मतलब जो ट्यूब है जहाँ से आपका ब्लड जो है बह रहा था, वो अब आपकी कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट हो गए, तो यानी कि यहाँ पर अब ब्लड का जो फ्लो होगा वो बहुत तेज़ी से होने वाला है, ठीक है ना। ब्लड का फ्लो कैसा होगा, तेज़ी से होने वाला है, जिसके कारण यहाँ पर बीपी जो है हाई हो जाता है, ठीक है ना। बीपी कैसा हो जाता है आपका, हाई हो जाता है। और जो आपका थ्रोम्बोजन्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन कराने में हेल्पफुल भूमिका निभाते हैं, जिससे आपका प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात आप याद रख लेना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका प्रोस्टासाइक्लिन है ये एज ए एंटीकोगुलेंट काम करते हैं, ये कैसा काम करते हैं, एज ए एंटीकोगुलेंट काम करते हैं। और जो आपका TXA सिंथेज है ये आपका कोगुलेशन का काम करते हैं। तो ये डायग्राम मत भूलना, चाहे इसको मैंने आपको पहले बताया 2 बार 3 बार, जब तक आपकी समझ में ना आए आप इसको देख लेना। अब यहाँ पर पीछे हमारे क्या है कि PG आपका जो है ये रह गए हैं, PGE2 क्या है, PGF2A क्या है, तो इनके भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं, इनके फंक्शन एक बार हम देख लेते हैं। जो आपका PGE2 है, PGE2 वैसोडाइलेशन का काम करता है, यानी कि वैसोडाइलेशन करवा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो ट्यूब है वो कैसी होने वाली है, वो बहुत ज़्यादा मतलब फैल जाएगी, फैल जाएगी, तो वहाँ पर ब्लड का जो प्रेशर है वो कैसा होगा, कम होगा, जिसके कारण हमारा क्या होने वाला है, डिक्रीज बीपी होने वाला है, यानी कि ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाएगा। जबकि आपकी PGF2 अल्फा क्या होगा, यहाँ पर वैसो कंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि जो आपकी जो ट्यूब है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है वो कैसे होने वाली है, वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, यानी सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना। जहाँ पर जो क्या होने वाला है, ब्लड का प्रेशर आपका वो इंक्रीज होने वाला है, ठीक है ना, यानी ब्लड प्रेशर अब तेजी से, प्रेशर जो है तेजी से काम करेगा, जिसके कारण हमारा इंक्रीज जो है ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अब PGE2 क्या करती है कि अरेस्टिंग पोस्टपार्टम हीमोरेज, ठीक है ना, ये आपका हीमोरेज कंडीशन पैदा करती है। जबकि जो आपकी PGF2 अल्फा करती है स्टिमुलेट द यूटेराइन मसल्स। याद रख लेना ये PGF2A अल्फा जो होती है जब बेबी का जन्म होता है, ठीक है ना, जब बेबी का जन्म होता है तब आपका क्या है, यूटेराइन मसल्स कंस्ट्रक्शन आपके जो है कंट्रक्शन का काम करती है। और इसके साथ साथ जब आपका मिल्क का फॉर्मेशन होता है तब भी ये आपके मसल्स का को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, ठीक है ना। एक प्रकार से जब आपको यूरिन की अर्ज होती है, यानी कि जब आपको पेशाब आता है, ठीक है ना, तब भी आपका कौन काम करता है, PGF2 अल्फा काम करता है, ठीक है ना। जब आपको मान लो पेशाब मतलब ऐसा लगा कि अब मुझे अब टॉयलेट जाना चाहिए, ठीक है ना, जब आप टॉयलेट जाओगे तो जो आपको सेंसेशन होती है, जो नर्वस सिस्टम तक आपको जो है
मैसेज एक प्रकार से कन्वे होता है, वो आपके PGF2 अल्फा ही करवाता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रख लेना। इसके बाद जो आपका PGE2 होता है वो ब्रोंको डायलेटर के मतलब ब्रोंको डायलेटर के काम में हेल्प करता है। फिर इसके बाद यूज इन एरोसोल फॉर रिलीविंग ब्रोंको स्पाज्म, ठीक है ना। जबकि PGF2 अल्फा क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ठीक है ना। आई होप आपको जो मैंने टर्मिनोलॉजी छोड़ी है, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है, इनके बारे में पता हो। नहीं पता तो मैं ये छोड़ रहा हूँ, आपको जो है पता करना पड़ेगा और जो है मुझे भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो दो प्रकार के मैंने आपको बताया था कि कोक्स जो होते हैं, दो प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, कोक्स 1 एंड कोक्स 2। जो कोक्स 1 होता है ये कॉन्स्टिट्यूट एंजाइम्स होता है, यानी कि हमारे शरीर में निरंतर बनता रहता है, ठीक है ना, निरंतर बनता रहता है। नो रेगुलेट लेवल इज कॉन्स्टेंट, सिलेक्टिवली इनहिबिट गैस्ट्रिक सेक्रेशन इंक्लूडिंग HCl विदाउट डिक्रीजिंग म्यूसिन सेक्रेशन। यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आपका कंटिन्यूसली जो है जो एंजाइम्स है वो सीक्रेट होगा। तो ये क्या काम करेगा, ये म्यूसिन सेक्रेशन में हेल्प करेगा, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा। इसके बाद रिक्वायर फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी गैस्ट्रिक टिश्यू, रीनल होम्योस्टेटिक्स, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। और जो कोक्स 1 होता है ये आपका प्लेटलेट्स एग्रीगेशन वगैरह ना हेल्प करवाता है, ठीक है ना। इसके बाद कोक्स 2 क्या होता है, इंड्यूसिबल बाय द इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई, यानी कि ये आपका कंटिन्यूसली नहीं बन पाता है, इंड्यूसिबल होता है। ये साइटोकाइन्स, ग्रोथ फैक्टर, ETC वगैरह करवाता है। आपका मेजर मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, यानी कि कोक्स 1 में क्या होता है, कोक्स 1 में जो स्पेसिफिकली हो रहा है वो प्रोटेक्टिव ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा हो रहा है, जबकि यहाँ पर जो है आपकी इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स शो कर रहा है, ठीक है ना, इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स शो कर रहा है। अब देखो यहाँ पर एक बात और समझते, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया है ना, ये जो हम प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ना है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करेगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे शरीर में, ये वाला जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे शरीर में जैसा हमारे चोट लगती है तो हमें सूजन आ जाती है हमारे, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, हमें फीवर होता है, हमें पेन होता है, तो उस सब के पीछे जो कारण होता है ना वो प्रोस्टाग्लैंडिन ही होता है। उस सब का कारण क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन ही होता है, ठीक है। यानी कि हमें फीवर आ रहा है, हमारा जो है ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, या फिर इसके बाद हमें जो है हमारे सूजन, हमारे चोट लगी, हमारे सूजन आ रही है, ठीक है ना, या फिर प्लेटलेट का एग्रीगेशन वगैरह हो रहा है, तो उसके पीछे जो कारण है वो प्रेस्टोनोइड्स है आपका, ठीक है ना। तो इस बात को याद रख लेना। अब देखो हम दवाइयाँ खाते हैं, हम मेडिसिन खाते हैं, जैसे एस्प्रिन हो गई, आइब्रूफेन हो गई, ठीक है ना। इसके साथ साथ काफ़ी और जो है दर्द निवारक, चाहे हमारी एनाल्जेसिक हो या फिर हमारी एंटीपायरेटिक्स। आई होप आपको एनाल्जेसिक मेडिसिन क्या होती है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन क्या होती है, इन दोनों टर्म का मतलब पता हो। अगर नहीं पता तो चलो मैं अभी बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको ना पता हो। तो देखो ये हम क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारा किसी तरीके से अगर प्रोस्टोनोइड्स जो है, प्रोस्टोनोइड्स हमारा इनहिबिट हो जाए, तो जो हमारे अंदर दर्द हो रहा है, जो हम पेन फील कर रहे हैं, या फिर हमारे अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, वो किसी तरीके से बंद हो जाए, ठीक है ना, वो किसी तरीके से बंद हो जाए। तो इसलिए जो है हम प्रोस्टोनोइड्स के इनहिबिटर को पढ़ते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि देखो यहाँ पर अब कुछ इनहिबिटर है जो प्रोस्टोनोइड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जिसकी हमारे शरीर को भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला आता है आपका कार्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है ना, कार्टिकोस्टेरॉइड्स। जब आप कार्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हो, एक प्रकार का ये स्टेरॉइड्स होता है, तो ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये आपका फास्फोलाइपेज A2 पर काम करता है, ठीक है ना, ये फास्फोलाइपेज पे काम करता है, यानी कि यहाँ पर काम कर दिया तो फर्दर का ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये अब आपका एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा। और जब ये एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा तो ना ही पेन होने वाला है, ना ही इन्फ्लामेशन होने वाली है, ना ही हमें फीवर होने वाला है। मैंने दो टर्मिनोलॉजी की बात करी थी, एक को बोला था मैंने एनाल्जेसिक, ठीक है ना, एक को बोला था मैंने एनाल्जेसिक, ठीक है ना, एनाल्जेसिक ये ई है, एंड एक को बोला था मैंने एंटी एंटी एंटीपायरेटिक, ठीक है ना, एक सेकेंड, हाँ एंटीपायरेटिक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एनाल्जेसिक का मतलब होता है आपका एंटी
एंटी क्या इसका मतलब होगा आपका एंटी पेन या फिर एंटी इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। एनाल्जेसिक का मतलब आपका होता है एंटी पेन या फिर एंटी इन्फ्लामेशन, ठीक है ना, एंटी पेन या फिर एंटी इन्फ्लामेशन। जबकि जो आपका एंटीपायरेटिक्स होता है, एंटीपायरेटिक्स का मतलब होता है फीवर को रिड्यूस करने वाला, ठीक है ना। क्या होता है, फीवर को रिड्यूस करने वाला, यानी कि फीवर को कम करने वाला, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान रख सकते हो। तो जो आपके एनाल्जेसिक होते हैं एंड एंटीपायरेटिक्स होते हैं, ये आपका एस्पिरिन्स होते हैं, आप देखते होंगे आप एस्पिरिन लेते हो, आइब्रूफेन लेते हो, इन दोनों में यही कंडीशन आपकी पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद फिनाइल ब्यूटेजोनोल लेते हो, इंडोमेथसिन्स लेते हो। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि हमने एक तो देख लिया कि कॉर्टिकोसोइड्स ले रहे थे, तो उस पर फास्फोलाइपेज एक को इनहिबिट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखो ये जो प्लस के निशान लिखे हुए ना, एपिनेफ्रिन, थ्रोम्बिन एंड ब्रेडिकाइनिन, ये क्या काम करते हैं, ये इस फास्फोलाइपेज ए को ही एक्टिवेट करवाते हैं, ठीक है ना। तो मान लो अगर हमारे पास कार्टिकोसोइड्स नहीं था हमारे पास, फिर अराकिडोनिक बन गया है, अराकिडोनिक बनने के बाद अब या तो हम एस्प्रिन ले या फिर हम फिनाइल ब्यूटाजोन्स ले, आइडोमेथेसिन ले, आइब्रूफेन ले, ये काम करेंगे आपके साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स के ऊपर, ठीक है ना। ये किस पे काम करेंगे, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स के ऊपर। और याद रख लेना इस साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स को कौन एक्टिवेट कर रहा था, इसको कर रहा था कैटाकोलामाइंस, इसको कौन एक्टिवेट कर रहा था, कैटाकोलामाइंस आपका एक्टिवेट कर रहा था। तो यहाँ पर देखो साइक्लोऑक्सीजनेज पे काम किया इन मेडिसिन ने, जब काम करेंगे तो फर्दर आपका जो ये पीछे नीचे वाला प्रोसेस है ये आपका एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एस्प्रिन क्या होता है, एस्प्रिन आपका एक प्रकार से कॉम्पिटेटिव एंजाइम्स की तरह काम करता है, ठीक है ना। आइब्रूफेन क्या होगा, हम देखो एस्प्रिन आप जब खाते हो तो एस्प्रिन एक बार खा ली तो उसके बाद दर्द आपका ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, यानी कि फिर वो दर्द नहीं हो पाएगा। बट अब अगर आप आइब्रूफेन लेते हो तो आपको कुछ हद तक जो है फ़ायदा होता है, यानी कि काफ़ी समय तक आप रिलीफ फील करोगे। बट अगर उसके बाद जो है आपको दोबारा से वही कंडीशन आपकी आ जाएगी, ठीक है ना, वही कंडीशन आपकी आ जाएगी, ठीक है। जस्ट वेट, एक कॉल आ रही है। ठीक है, तो आप जो है इतना देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये दो प्रकार के एंड आपके दूसरे ये मेडिसिन आ जाते हैं, ठीक है ना। इनका इनहिबिटर देख लेना कि इनका इनहिबिटर कौन कौन है, ठीक है। जैसे कि कार्टिकोसोइड्स का आपका फास्फोलाइपेज A2 है, जबकि ये आपकी जो चार आपकी मेडिसिन दी गई है इनके जो है इनहिबिटर है वो है साइक्लोऑक्सीजिनेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। मैंने आपको बताया था जो कोक्स 1 है वो आपका कॉन्स्टिट्यूटिवली बनता रहता है, जबकि जो आपका कोक्स 2 है वो इंड्यूसिव ही फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद देखो और देख लो और जानने में अच्छा रहेगा, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ये चारों की चारों ड्रग्स आपकी NSAIDs अप्रूवल है, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगर हम अगर हमारा कोक्स 1 कोक्स 2 ये जो आपकी चारों की चारों मेडिसिन है, ये चारों की चारों मेडिसिन जो है ये दोनों पे काम करेगी, यानी कि कोक्स 1 एंड कोक्स 2 दोनों पर आपका काम करने वाली है, ठीक है ना। और ये क्या काम करेगी, लीड्स टू गैस्ट्रिक नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड इम्पेयर्ड ब्लड क्लोटिंग का काम करने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर एक सेकेंड, तो स्पैम्स कॉल्स इतनी आती है ना जिसका कुछ ठीक नहीं, दिन में 4-5 स्पैम्स कॉल्स तो पक्की है, ठीक है। बट अगर हमें ये तो चारों की चारों आपकी कोक्स 1 कोक्स 2 पर काम कर रही है, बट यहाँ पर आप अगर हमें कोक्स सेकंड पर कोई इनहिबिट करवाना है तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली ड्रग्स लेते हैं जिसका नाम होता है हमारा कैलकोक्सिब, ठीक है ना। कैलकोक्सिब जो है हमारे स्पेसिफिकली ड्रग्स होती है। ये क्या काम करती है, डिक्रीज इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर, बट मेंटेन्स प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ कोक्स ऑन गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी कि ये अगर हम कैल
अगर आप कैलकॉक्सिब ले रहा हो तो आपका पेन में रिलीव करेगी, इन्फ्लामेशन में रिलीव करेगी, फीवर में रिलीव करेगी, बट यहाँ पर आपका जो है गैस्ट्रिक म्यूकोसा पर कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखो, अगर आप जो है एस्प्रिन को कम डोज में लोगे, लो डोज में लोगे, यानी कि 75 mg पर डे लोगे, तो ये आपको हार्ट अटैक से बचा सकती है, ठीक है ना। ये आपको हार्ट अटैक से बचा सकती है, तो इस बात को भी आप याद रख लेना। बस इतनी ही काम की बात थी, बाकी जितना लिखा हुआ है अगर आप पढ़ना चाहोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। एस्प्रिन में जो एस्प्रिन होती है बेसिकली किस पर काम करती है, TXA2, यानी कि जो आपके प्लेटलेट्स होती है वहाँ पर काम करती है, ठीक है ना। वहाँ पर काम करती है कि आपका TXA2 को ही नहीं बनने देती, यानी कि प्लेटलेट ही नहीं बनेगी, और प्लेटलेट ही नहीं बनेगी तो रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, और रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो जो आपके जो हार्ट होता है, हार्ट में क्या होता है कि आपका हार्ट ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना होती है। तो हार्ट ब्लॉक ही नहीं हो पाएगा, खूब मतलब आपका जो ब्लड है उसके अंदर जो है एग प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन ही नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपको हार्ट जो है हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए जो क्या करते हैं कि जो हार्ट के मरीज होते हैं उनको एस्प्रिन दी जाती है, बट 75 mg पर डे, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं दी जाती। एस्प्रिन आपकी 250, जो नॉर्मल एस्प्रिन आती है वो 250, 200, 300 mg में आती है, जो कि आपके लिए डायरेक्ट मतलब ले लेना। अगर आप कोई आपके घर में पेशेंट वगैरह हो, याद रखना 75 mg पर डे ही आपकी ली जाती है, ठीक है ना। इसके बाद अब देखो, हमने आपका प्रोस्टाग्लैंडिन ये पूरा पढ़ लिया है, प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ लिया है कि प्रोस्टासाइक्लिन को हम PGI2 के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सॉरी, प्रोस्टाग्लैंडिन को हम PGG2 के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको प्रोस्टाग्लैंडिन को किस नाम से जानेंगे, PGG2 या फिर PGH। प्रोस्टासाइक्लिन को हम PGI2 के नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोजन को हम TXA के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, TXA2 के नाम से जानते हैं। इसको जानते हैं PGI2, ठीक है ना, PGI2, एंड ये होता है आपका PGG, ठीक है ना, PGG2, ठीक है। तो हमने तीनों के तीनों चीज़ बड़े ही अच्छे से देख ली। अब हम बात करेंगे लॉक्स पाथवे पे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे लॉक्स पाथवे पे, जल्दी खत्म करते हैं इसको, 5 मिनट का खेल और रह गए हैं। तो यहाँ पर देखो लिकोट्राइन्स जो कि हैं आपके चारों के चारों, देखो यहाँ पर LTA, LTB4, LTC4, यानी कि लिकोट्राइन्स के टाइप्स हैं, और सब में आपको 4 नज़र आ रहा होगा। 4 का मतलब है कि यहाँ पर आप देखो 4 बॉन्ड देख रहे होंगे, बॉन्ड नंबर 1, 2, सेकेंड, थर्ड, सभी में चाहे आपका लिकोट्राइन हो, लिपोक्जीन हो, सब में आपको 4 बॉन्ड ही देखने को मिलेंगे। इसमें देख लो 1, 2, 3, 4 बॉन्ड मिलेंगे। 15वें नंबर पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है, इस पर बहुत ही मुश्किल होता है कि 15वें नंबर पर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिले, बट यहाँ पर भी आपकी चैन के जो हाइड्रोकार्बन है वे कितने होने वाले हैं, 20 होने वाले हैं, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद आप लिपोक्सिजिनेज, यानी जो हमारा लाइपोक्सिजिनेज एंजाइम्स था, वो 3 भागों में काम करता है। लाइपोक्सिजिनेज आपका 3 भागों में काम करता है। पहला होता है आपका 5 लॉक्स में काम करे, 5 लॉक्स पे अगर काम कर रहा है तो यहाँ पर आपका क्या होने, तो देखो इसके बाद लाइपोक्सिजिनेज पे चलते हैं। लाइपोक्सिजिनेज जो है आपका, वो आपके 3 यहाँ पर एंजाइम्स काम करते हैं, या तो 5 लॉक्स हो, 12 लॉक्स हो, या फिर आपका 15 लॉक्स हो। 5 लॉक्स पे काम कर रहा है तो यहाँ पर आपका जो है लिकोट्राइन्स बनेगा। लिकोट्राइन्स आपका कहाँ से आया है, WBC को, अगर आपको पता हो, वाइट ब्लड सेल को हम लिकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, तो वहीं से इसका नाम आया है, क्योंकि ये क्या काम करता है, वाइट ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका लॉक्स 5 होता है, ये मस्ट सेल, लंग्स, स्प्लीन, ब्लीड, ब्रेन एंड हार्ट सेल को भी बनाता है, ठीक है ना। ये 5 लॉक्स, जबकि आपका जो 5 लॉक्स, 12 लॉक्स एंड 15 लॉक्स तीनों मिल करके लिपोक्सिन को बनाते हैं, और अल्टीमेटिवली ये 5 लॉक्स भी लिकोट्राइन्स से चेंज होकर के लिपोक्सिन में चेंज हो जाता है, यानी कि ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, लिपोक्सिन ही आपका होने वाला है। अब देखो कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन हो रहा है, जल्दी से देखो।
कि देखो कुछ जल्दी, वैसे तो कोई जल्दीबाजी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देखो LTA A4, ए से आपका B बनना है, C बनना है, D बनना है, E बनना है, तो सब कुछ आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। यानी कि स्टार्टिंग में आपका अराकिडोनोइक था, यहाँ पर हमने लोक्स जो है, अब देखो जो लोक्स है, जो मैंने लोक्स बताया है ना, लोक्स भी आपके 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के एंजाइम हैं। जिस प्रकार से आपके कोक्स 2 प्रकार के होते हैं ना, कोक्स 1 कोक्स 2, यहाँ पर आपके जो लोक्स हैं, में लोक्स 3 प्रकार के एंजाइम्स हैं, 5 लोक्स, 12 लोक्स एंड आपका 15 लोक्स। 5 लोक्स काम कर रहा है तो लिकोट्राइंस बनेगा, एंड 5 लोक्स, 12 लोक्स एंड 15 लोक्स तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है लाइपोसीन बनने वाला है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या था आपका 5 लोक्स दिया, 5 लोक्स देने के बाद यहाँ पर एक एंजाइम्स ने काम किया जिसका नाम था फ्लैप एंजाइम, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, ये 5 लोक्स एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स होती है, जहाँ से जो कि आपका 5-HPETE बनता है, यानी 5-HPETE, यानी कि इसका 5 हाइड्रोक्सी पर ऑक्सी इकोसा टाट्रा इकोनोइक एसिड बनाता है, ठीक है ना। तो ये नाम बहुत ही ज़्यादा लंबा है बट सही है, कोई नहीं। यहाँ से अब आपका LTA4 बनता है, LTA4 अब आपका यहाँ पर LTA4 बहुत ही मतलब अविकसित मानते हैं इसको, ठीक है ना, यानी कि ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अगर इसके ऊपर LTA-A4 हाइड्रोलेज ने काम कर दिया तो ये बन जाएगा LTV4, जो कि आपका न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स में पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट एक प्रकार की WBC सेल्स होती हैं। अगर आपका इस LTA4 पे LTC4 सिंथेज ने काम कर दिया, तब यहाँ से आपका क्या काम करने वाला है, ये LTC4 में चेंज हो जाएगा, और LTC4 जो है आपका मस्ट सेल एंड इकोसोनोफिल पे काम करती है। ये भी आपकी WBC सेल्स होती है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से जो है अगर LTC4 से ग्लूटामेट बाहर चला जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है LTD4 में, और इस LTD4 से अगर ग्लाइसिन भी बाहर चला गया तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका LTE4 में। और याद रख लेना LTC4 हो, LTD4 हो, LTE4 हो, ये तीनों के तीनों स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेसिस का काम करते हैं। एनाफाइलेसिस क्या होता है, यानी कि आपकी हाइपर सेंसिटिविटी, यानी जब आपकी एलर्जी के मतलब जो अगर किसी एंटीजन के थ्रू आपको जो है एलर्जन मतलब सीक्रेट हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे आपका एनाफाइलेसिस, ठीक है ना, एनाफाइलेसिस बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। LTV का फंक्शन यहाँ पर थोड़ा अलग होता है, LTC4, LTTD4 एंड आपका LTE4 का जो फंक्शन होता है वो आपका अलग होता है। तो दोनों को पढ़ लेना, ठीक है, दोनों को पढ़ लेना। दोनों को पढ़ने के बाद आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आपको मैंने हर चीज़ का मतलब यहाँ पर बता दिया है। कीमोटैक्सिस क्या होता है, कीमोटैक्सिस में होता है कि आपका कोई सी भी सेल अकॉर्डिंग टू केमिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है तो उसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। बाकी यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, मैंने सबका मतलब आपको बता रखा है, ठीक है ना। इसके बाद आपका बायोसिंथेसिस लिपोक्सिन कैसे होती है, कि लिपोक्सिन की सिंथेसिस के लिए याद रख लेना कि आपका क्लासिकल पाथवे में 2 प्रकार की सेल्स होती है, एक होती है लिकोसाइट्स यानी कि WBC, एंड एक होती है प्लेटलेट, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर क्लासिकल पाथवे से चलोगे तो आपको लिकोसाइट्स आपकी सेल्स होने वाली है एंड प्लेटलेट सेल्स ये दोनों होने वाली है। अगर अदर पाथवे पे चलोगे यहाँ पर आपको एपिथेलियल सेल्स मिलेगी एंड आपके लिकोसाइट सेल मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। सेम वही है कि पहले अराकिडोनोइक एसिड बनेगा, फिर उसके बाद 15-HPETE ने काम किया जो कि आपका चेंज होगा LTA4 पे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये ट्रांसफर होगा प्लेटलेट में, जहाँ से आपका 12 लाइपोऑक्सीजनेज बनेगा, ये ट्रांसफर होगा, ये जो आपका फॉर्मेशन करेगा वो LXA4 LXB4 पे काम करने वाला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा इसका रिवाइज एंड रिवीजन कर लेना और अपनी तरफ से देख करके लिख लेना। अब लिपोक्सिन के थोड़े यहाँ पर जो है फंक्शन दे रखे हैं। फंक्शन जो है आपके ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर TNF का मतलब होता है ट्यूमर नेक्रोसिस, ठीक है ना, और TGF का मतलब होता है ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर, ठीक है ना, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर। यानी कि TNF का मतलब होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर, ठीक है ना। तो इसको हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर। यहाँ पर कीमोकाइंस होता है, कीमोकाइंस का क्या मतलब होता है तो इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, तो एक बार देख लेना आप इसके फंक्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखो अब लिकोट्राइंस के भी इनहिबिटर होते हैं।
पहला अगर लिकोट्राइन्स का इनहिबिटर है तो इसका नाम है मोंटेल्यूकास्ट। मोंटेल्यूकास्ट क्या करेगा, आपके अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि जो लिकोट्राइन्स एंड लिपोक्सिन करते हैं ये आपके एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन का काम करते हैं, ठीक है ना। अगर लिकोट्राइन आपके शरीर में बन रहा है तो ये लिकोट्राइन क्या करेंगे ये आपके शरीर में जो है वो एलर्जिक रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है मोंटेल्यूकास्ट, जबकि इसके बाद अगर आपका लिपोक्सिजिनेज यानी कि आपका जो है लिपोक्सिन को अगर इनहिबिट करना है तो उसके लिए दिया जाता है जिलोटन्स, ठीक है ना। उसको क्या दिया जाता है, जिलोटन्स दिया जाता है, जो कि अस्थमा में ही हेल्प करता है। या फिर आपके में चेस्ट पेन हो या फिर कफ हो या फिर सांस लेने में दिक्कत हो, विजिंग की प्रॉब्लम हो, तब आपको ये जिलोटोन्स दिया जाता है। आपने देखा होगा छोटी सी शीशी रहती है, ठीक है ना, लिक्विड शीशी रहती है, ठीक है। इंजेक्शन भी आते हैं इसके, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद आपका सिंथेसिस ऑफ एस्प्रिन ट्रिगर लाइपोसिन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वही के एस्प्रिन जो है किस प्रकार से काम करता है, यानी कि आपको जो है हार्ट अटैक से कैसा बचाता है, ये सब वही है, ठीक है। तो बट लो डोज में देनी चाहिए, ठीक है ना, लो डोज में देनी चाहिए। और यहाँ पर एस्प्रिन क्या करती है, एस्प्रिन यहाँ पर एसिटाइलेशन करती है, ठीक है ना। एसिटाइलेशन करती है किस पे, साइक्लोऑक्सीजनेज पे। एसिटाइलेशन क्या होता है, आपको पहले सबसे पहले एसाइल ग्रुप का पता होना चाहिए, सॉरी एसिटाइल ग्रुप का पता होना चाहिए। तो एसिटाइल ग्रुप जो होता है आपका CH3CO, CH3CO को जो है आपका एसिटाइल ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है ना। और इस और जब ये फंक्शन करता है तब इसको एसिटाइलेशन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात याद रख लेना बस। बाकी आपका जो है यहाँ पर मैं इस जो है चैप्टर को इकोसोनोइड को ख़त्म करता हूँ। प्रोस्टोनोइड्स इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बता दिया है। लिकोट्राइन्स एंड आपका लिपोक्सिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये मैंने इसके क्वेश्चन जो आपके देखे भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। बट मैं आपकी एक जनरल नॉलेज के लिए ले आया था कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। दोस्तों इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। अब मिलते हैं आपके, अब आपसे मिलेंगे एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है आपका फास्फोलिपिड, ठीक है ना। तो या फिर लिपोफास्फोलिपिड्स भी बोल देते हैं उसको, जिसमें VLDL TLDL ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो छोटा सा पोर्शन आई थिंक 10 मिनट का है, तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।